किस तरीके से कमांडो होते हैं, क्या पोजीशन लेते हैं, कैसे गन होती है, सब कुछ फिल्मी अंदाज में। क्या रियलिटी उतनी ही फिल्मी होती है और रिस्की भी? नहीं, मैं कहूँगा फिल्म में जो दिखाया जाता है वो 10% ही है। रियलिटी में 90% चीज़ें दिखाई नहीं जाती। कभी ऐसा होता है कि फैमिली के साथ में कहीं जा रहे हैं आउटिंग पर, किसी ने कोई बदतमीजी कर दी या कुछ वहाँ लफड़ा हो गया तो उसे वहाँ 2 हाथ आजमा लिए, ऐसा होता है? नहीं, मतलब ऐसे यूजली मैं तो चाहता नहीं कि ऐसा कुछ हो। वो जो अंदर का फौजी है वो हमेशा जिंदा रहता है। वो तो यार ऐसा है देश कि के लिए। मतलब बिल्कुल रहेगा। मुझे बीइंग अ नॉर्मल गाय, मतलब एक नॉर्मल सिविलियन बंदा है, वो हार्डली अपनी ज़िंदगी में 1 किलोमीटर भी लगातार दौड़ा हूँ। फौज ने हमें 40 किलोमीटर दौड़वा दिया। बाप रे, घर की याद आने लगी। नहीं, दिस इज द फैक्ट। बिकॉज जब मेरी नींद मुझसे छीन ली गई, मेरा आराम छीन ले गया, वो मोटिवेशन 2 दिन बाद खत्म और हो वैसे गया। भी हरियाणा का छोरा दूध अगर हम फौज में जा रहे हैं, अब ओवरऑल फौज की बात कर रहे थे, फौज में हम जा रहे हैं तो अगर हम वीआरएस ले लें या आफ्टर रिटायरमेंट, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? वो डिपेंड करता है कि जब आप फौज में रहे हैं तो आपने किस किस तरह की स्किल्स को डेवलप किया। इस प्रोफेशन में रहते हुए जब वापस से फैमिली के बीच रहने लगे तो वो फौजी दिल में जिंदा रहता है, अपनी फैमिली को लेकर भी उतने ही प्रोटेक्टिव आप हैं, वैसे ही नजर रखते हैं आसपास? नहीं, वो तो मैंने आपको बताया ना कि रिफ्लेक्सेस ऐसे बन जाते हैं ना कि आप हमेशा थोड़े से वो रहते हैं कि अटेंटिव टाइप। पहली बार किसी नक्सली से आमना सामना हो गया हो, पहली गोली चलाई हो या पहला कोई बंदा मारा हो, वो एक्सपीरियंस कैसा था? पहली बार खून देखा हो? सो जब पहली बार गोली चली थी तो लिटरली अब मुझे पता ही नहीं चला था गोली चली। अभी हाल ही में दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर भी याद आ रहा है, पहलगाम की घटना के बाद वाला। कभी ये सब चीज़ें जब देखते हैं खून खौलता है? जब ऑप सिंदूर हुआ था तो आई वाज लाइक कि अरे यार जल्दी फौज छोड़ दी मैंने। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ में राज चौरान जी हैं जो कि एक्स एनएसजी और कोबरा कमांडो रह चुके हैं। नाम से ही जैसे कि मालूम होता है, बड़ा ही धांसू ये कॉम्बिनेशन है। फिल्मों में हमने बड़ा देखा है, रियल लाइफ में तो बहुत कम देखने को मिला है। किस तरीके से कमांडो होते हैं, क्या पोजीशन लेते हैं, कैसे गन होती है, सब कुछ फिल्मी अंदाज में। क्या रियलिटी उतनी ही फिल्मी होती है और रिस्की भी? नहीं, मैं कहूँगा फिल्म में जो दिखाया जाता है वो 10% ही है। रियलिटी में 90% चीज़ें दिखाई नहीं जाती। जो गन लेना, बैठना, उसके पीछे लॉट ऑफ प्रैक्टिस जाती है। और जो फिर आप एक्शन देखते हैं वो एक्शन तो आपको एंड रिजल्ट में दिखता है। एक्शन से पहले की जो तैयारी है वो नहीं दिखती है। सो एक्चुअली इज़ वेरी टफ उस टाइप में। आप हरियाणा से आते हैं, इंजीनियरिंग आपका बैकग्राउंड रही, अच्छी खासी जॉब आप कर रहे थे कॉर्पोरेट सेक्टर में। अब क्या आपके मन में ख्याल आया कि नहीं, मुझे अपना फील्ड चेंज करना है? अच्छा, टू बी फ्रैंक ना, मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे फौज में जाना। बस ये था कि हमारे जैसे नॉर्थ इंडिया में रहता ना, स्पेशली कि सरकारी जॉब। हाँ। तो मेरे ऊपर भी एक सो कॉल्ड प्रेशर था कि भाई सरकारी नौकरी करनी है। और मेरे फादर का क्लियर था कि भाई जहाँ भी जाऊँ कोई मतलब नहीं मुझे कौन सी जॉब करनी है, बट ऑफिसर बन जाना, दैट्स इट। अब वही है कि जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं वहाँ चला गया। मैंने आई नेवर थॉट ऑफ कि मुझे फौज में जाना है। तो बस ये था कि वहाँ मुझे ऑफिसर बनने की अपॉर्चुनिटी मिली, मैं वहाँ चला गया। एंड और उसमें भी फौज में जाने के बाद मैंने ही कभी नहीं सोचा था कि भाई मुझे स्पेशल फोर्सेस में जाना है, तो ताकि जहाँ की वहाँ जाके ये एक्शन बाजी ज़्यादा देखने को मिले। तो वो कभी मेरा प्लान नहीं था। दैट वाज नेवर ऑन द बुक्स, बट आई विल से कि आई वाज फॉर्चुनेट। एंड वो कहते हैं ना कि जो लिखा होता है वो होकर ही रहेगा। तो अल्टीमेटली आई लैंडेड अप देयर। सो उसके पीछे ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं था। हमने जितना देखा और सुना है, जो टफेस्ट ट्रेनिंग होती है उसमें एक है कोबरा कमांडोज। आपकी ट्रेनिंग कैसी रही? आपके लिए तो सब कुछ बहुत नया होगा। नहीं, बिल्कुल नया था। और आई से कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ही सुपर फिट था और मैं कोई सुपरमैन टाइप्स था। मैं आई टेल यू कि मैं बहुत ही एक नॉर्मल आदमी था। और ड्यूरिंग जो हमारा प्रोबेशन था, मैं चाहे कोबरा कहूँ या ग्रेहाउंड्स वाला बोलूँ या एनएसजी वाला बोलूँ, हर प्रोबेशन मेरे ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ लगा अरे यार क्यों कर रहा है, छोड़ना। मतलब गिव अप वाला मोमेंट आता है ना कि बहुत हो गया यार। कौन सा था वो मोमेंट जब ऐसा लगा? मोमेंट ऐसा होता है कि मतलब क्या होता है कि जो प्रोबेशन होते हैं ना, वहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपका ना कंफर्ट नींद छीन ली जाती है। तो आप वैसे ही मतलब स्लीप डेप्रिवेशन चल रहे होते हैं। आप सोचो कि फ्रॉम फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स यू आर जस्ट स्लीपिंग फॉर 2 to 3 hours, ठीक है। और आप उस काम सारे उसी ज़ील के साथ करते हैं, उसी एनर्जी के साथ करने में। लेट्स से कि फिजिकल रनिंग है, कोई इवेंट है, कुछ भी है, तो आप उसी रनिंग के साथ करना है। कुछ एक्सरसाइज चल रही, जंगल एक्सरसाइज, नाइट एक्सरसाइज है, तो आपको मतलब अगर ऐसा हुआ कि उस्ताद को, जो हमारे इंस्ट्रक्टर को लगा कि नहीं यार इन्होंने ढंग से नहीं किया, तो हमारी रात काली है। एक बार हमारे साथ ऐसा भी हुआ है कि हमारी एक्सरसाइज थी, उसको 2 बजे ख़त्म होना था। मतलब टाइम था कि भाई 2 बजे तक ख़त्म हो, वाइंड अप हो। बट वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई। हम 5 बजे वापस आए, वापस आके हम जस्ट फ्रेशन अप हुए और पीटी।
मतलब आराम का कोई टाइम नहीं? आराम कोई टाइम नहीं है। तो उसमें क्या है ना, बॉडी गिव अप कर जाती है बिकॉज आप फिजिकली एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। तो ठीक है, आपका दिमाग काम कर रहा है बट बॉडी उतना साथ नहीं दे रही है आपको। तो समटाइम्स क्या होता है कि जो आपकी इमोशंस हैं, बॉडी का जो एग्जर्शन है, वो कभी कभी दिमाग पर हावी हो जाता है। ये बेसिकली क्या है ना कि जो जितनी प्रोविजंस है ना, ये आपकी लड़ाई है खुद से, और ये आप जितना दिमाग को कंट्रोल में रखोगे वो उतना ही आपका साथ देगी बॉडी। जिस दिन दिमाग आपका हार जाएगा या दिमाग आपसे जीत गया तो सोच लो उस दिन आप गिव अप हो जाओगे। अच्छा, ऐसा ना मैंने बहुत लोगों से सुना है, राजी आप पहले नहीं है, ऐसे कई लोग हैं जो ट्रेनिंग छोड़कर घर वापस लौट चुके हैं। हाँ। और एक बार अगर आपने वो ट्रेनिंग अच्छे से ले ली, गुजार ली और वो चीज़ें अडॉप्ट कर ली, फिर वो डिसिप्लिन आपकी ज़िंदगी में आता है ना कि आफ्टर रिटायरमेंट भी आप उसी तरीके से जी रहे होते हो, औरों को सिखा रहे होते हो। हाँ बिल्कुल, मैं वही, मतलब आपने बहुत सही बोला। बिकॉज क्या होता है ना, जो आप जिस प्रोसेस के थ्रू जाते हो वो इतना हार्ड है कि जब एक बार वो प्रोसेस आप क्लियर कर लेते हो ना, वो चीज़ें आपके अंदर इंग्रेंड हो जाती है। मतलब ऐसा है कि कुछ चीज़ें ऐसी नेचुरल हो गई हैं कि जैसे मैं लेट्स से कुछ भी हुआ कि मैं कहीं सो रहा हूँ तो मुझे इतना पता है कि अगर मैं उठूँगा तो मेरी चप्पल कहाँ पे उतरी हुई है, गेट किधर है। तो मुझे ऐसा नहीं कि मुझे बैठ के 1 मिनट थोड़ा देखना पड़ेगा। इट इज़ ऑल इन माई रिफ्लेक्सेस कि मैं उठूँगा तुरंत मैं रिएक्ट करने लग जाऊँगा। बिकॉज दीज थिंग्स आर इनग्रेंड। बिकॉज मैं एक ऑपरेशन सिनेरियो बताता हूँ, हम जंगल में लेट से रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो लेट से कुछ ऐसे मतलब अटैक हो गया, कुछ हुआ, तो ऐसा नहीं कि मैं ही इतना एक्टिव हूँ, मेरी पूरी टीम, उनको पता वेपन लेके मुझे किस साइड पोजीशन लेनी है। ऐसा नहीं होगा कि मैं सो के इधर 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 फेस किया और आपने मेरी तरफ वेपन कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता। उसको पता है कि जब मैं उठूंगा वेपन लूंगा तो मेरा किस तरह मुझे वेपन करना है, मेरे वेपन के आगे मेरा कोई साथी नहीं होना चाहिए। तो आपका भी ऐसे ही रहेगा कि मुझे किस तरह वेपन करना है। ऐसा कभी नहीं हो कि हमने फेस टू फेस कर लिया या मैंने आपके पीछे खड़ा हो गया। मतलब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। और ये सब परफेक्ट होने में टाइम कितना लगता है? परफेक्शन कब तक आता है? परफेक्शन ऐसा है कि जो 3 महीने का है ना, वो आपकी बेसिक बुनियादें तैयार कर देता है। बट जो एक्चुअल जो ग्राउंड एक्सपीरियंस है, जब आप ऑपरेशंस में जाते हैं, वहाँ की जो रियलिटी है उसके साथ आपका एक ट्रेनिंग में जो सिखाया गया, प्लस में जो वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जब उनके साथ है कि, और ये जो लर्निंग वाला ऐसा है ना कि इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस, आप कुछ ना कुछ नया हर बार सीखते रहोगे। बट इस तरह के रिफ्लेक्सेस आप लगा लो कि ट्रेनिंग में ही बन जाते हैं आपको, बिकॉज वो इतना आपको करते हैं, इतना वो आपको लगे रहते हैं आपके पीछे ना, बिकॉज यू आर गोइंग इनटू हाई रिस्क ऑपरेशन। ठीक है, हाई रिस्क जोन में जा रहे होते, बिकॉज बीइंग अ स्ट्राइक फोर्स, तो आपके पास ये लिबर्टी नहीं होती कि हाँ कल कर लेंगे या छोड़ना, उस टाइप का नहीं होता। बिकॉज यू आर लुकिंग इनटू के कोई मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए, मुझे एक बार दिख गया तो मुझे छोड़ना नहीं है, उस तरह का हमारा वो रहता है। बिकॉज यू नेवर नो कि राम आपको कब दिखे, हो सकता है 1 मिनट के दिखे और उस दिन आप रिलैक्स, मतलब उस मोड में नहीं, उस जोन में नहीं है कि नहीं आज छोड़ना, आज कल देख लेंगे, तो फिर वो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो बीइंग अ स्ट्राइक फोर्स आपको तो हमेशा वो रेडीनेस दिखानी और यही आपका रेडीनेस है जो दुश्मन के ऊपर हावी पड़ता है। दुश्मन भी देखता है कि कब ये ढीला पड़ेगा तब मैं इसके ऊपर अटैक करूँगा। बिकॉज दीज आर द टैक्टिक्स ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर, कि जब आप ढीले हैं तभी आपको दुश्मन अटैक करेगा। आप अलर्ट चल रहे हैं ना, दुश्मन 2 बार सोचेगा अटैक करने से पहले। तो ये रहता है। अच्छा, एनर्जी से मुझे याद आया, मुंबई अटैक के वक्त बड़ा सुर्खियों में रहा था उस दिन, हम जब खबर कवर कर रहे थे कि अच्छा एनर्जी को बुलाया गया है। साथ ही साथ जंगलों में खास तौर पर जो एक्सपर्टीज़ होती है वो कोबरा कमांडोज की होती है। थोड़ा सा अपनी ट्रेनिंग को लेकर बताइए, क्योंकि जब आप तो उस वक्त बहुत यंग रहे होंगे, जब आपने ऐसा सोचा नहीं और आपने कहा अनएक्सपेक्टेडली ऐसा हुआ, फिर आप गए ट्रेनिंग के लिए, ऐसी कौन सी चीज़ें देखी जिसे देखकर लगा अरे अब कैसे होगा, ये काम कैसे करूँगा मैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं स्टार्ट करता हूँ फिजिकल ट्रेनिंग से, तो बीइंग अ नॉर्मल गाय, मतलब एक नॉर्मल सिविलियन बंदा है, वो हार्डली अपनी ज़िंदगी में 1 किलोमीटर भी लगातार दौड़ा होगा। फौज ने हमें 40 किलोमीटर दौड़वा दिया। बाप रे! 40 किलोमीटर, दैट टू ऐसे नहीं कि एक बार में? हाँ, एक बार में 40 किलोमीटर वन गो में, अंधेरे में, जंगल में, विदाउट लाइट। और ऐसे नहीं कि खाली आप दौड़ रहे हैं, आप 20-25 kg 30 kg वेट लेके दौड़ रहे हैं, अपनी टीम के साथ दौड़ रहे हैं। बट ये शुरुआत तो थोड़ा थोड़ा होती होगी ना, कि अब 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर स्टार्टिंग होती है 1600 मीटर से, फिर 5 किलोमीटर, फिर 8, फिर 10, 12, 16, 15, 18, 20 और फिर 40। 20 के बाद 40 आता है। मतलब उसमें ये नहीं है कि 25 कराएंगे 30 कराएंगे। और 40 आप पहले दिन ही दौड़ते हो। आई मीन उसके लिए कोई प्रैक्टिस नहीं होती आपकी। ठीक है, 10 के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, 20 के लिए हो जाएगी, क्यों 20 आप 2-3 बार दौड़ लेते हो। ठीक है, और 40 तो जिस दिन फाइनल जो आपका जो 40 इज लाइक अ टेस्ट, अगर आप वो पूरा नहीं करेंगे तो आप प्रोबेशन पास नहीं कर सकते आप, फिर आपको 3 महीने की ट्रेनिंग फिर से दोबारा करनी पड़ेगी। तो 40 आप पहली बार दौड़ते हो, और वो टाइम ऐसा होता है कि आप 7 दिन ऑलरेडी जंगल में सर्वाइवल चल रहा होता है आपका। सर्वाइवल मीन्स कि आप 1 हफ्ते के लिए जाते हो जंगल में, जो खाना पीना है 1 हफ्ते का बैग में लेके जाते हो।
आपको और कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। पानी है वो जंगल में मिलेगा आपको, वहीं से आपको पीना है, वहीं से रहना है। जंगल में 7 दिन रह रहे होते लिमिटेड राशन के साथ, तो सोचो कि आपकी बॉडी ऑलरेडी वीक हो गई है। बिकॉज जंगल में ऐसा नहीं कि वहाँ जाके सो रहे हो खाना बना रहे हो, बिकॉज आपकी रात दिन जंगल में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज चल रही है। कभी सैडो, कभी कैसो, कभी रेड चल रहा है, कभी रात जंगल नेविगेशन चल रहा है। मीन्स यू टोटली एंगेज्ड। तो वहाँ पर भी रेस्ट का ये है कि रेस्ट वहाँ 3-4 घंटे मिल जाता है, थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। बट पॉइंट है कि रेस्ट कब मिलेगा यू नेवर नो। आपको सोने का मौका शायद दोपहर को मिले, हो सकता है दोपहर आपको सोने का मौका शाम को मिले, वो नहीं पता होता। तो इस तरह की अनसर्टेनिटी बनी रहती है। जिस दिन वो आपका 7 दिन का इवेंट खत्म होता है, फिर आपको 40 किलोमीटर दौड़ना होता है। सोचो इतना 7 दिन झेलने के बाद सब कुछ, आप बिना नहाए धोए सब कुछ, मतलब आपके हाइजीन के तो परखच्चे उड़े हुए हैं। उस दिन फिर आपको बोलेंगे अब शाम हो गई है, अब आपको दौड़ना है और वहाँ पहुँचना सेंटर पर। आप उसमें बस आपके पास ये लिबर्टी रहती है कि आप अपना रास्ता खुद बना सकते हो। रास्ते में ये कि आपको सड़क पे नहीं दिखनी चाहिए कोई भी। जो सड़क पे दिखा उसकी टीम को पूरा उठा के पीछे जाके छोड़ देंगे। हो सकता है आपकी रेस दोबारा स्टार्ट करवाएं आपसे। तो इस तरह का रहता है। तो आप तब लगता है कि यार ये 40 किलोमीटर है, अभी ये होगी कैसे। बट वो ये ना कि वो झील धीरे धीरे डेवलप ऐसी हो जाती है कि आप ये नहीं सोचते कि होगी कैसे, बस सोचते हो कि मुझे फर्स्ट आना, मुझे टीम को आगे लेके आना। उस झील पे काम कर रहे होते हो। एक वीडियो मैंने देखा भी था, तो उसमें सेना, फौज, इनकी ट्रेनिंग की बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा मोटिवेशन बहुत बड़ा काम करती है। तो अगले बंदे ने जवाब दिया कि नहीं, बंदा एक दिन मोटिवेटेड होगा, हो सकता है दूसरे दिन ना हो, लेकिन आपका जो डिसिप्लिन है, जो कंसिस्टेंसी है, वो आपको आगे पुश होने में मदद करती है। तो यही होता होगा फौज में। बिल्कुल वही होता है। मुझे मोटिवेशन आया था यूनिफॉर्म का, कि भाई हाँ कोबरा की यूनिफॉर्म पहननी है। वो मेरा मोटिवेशन 2 दिन बाद ही मर गया था। घर की याद आने लगी। नहीं, दिस इज द फैक्ट। बिकॉज जब मेरी नींद मुझसे छीन ले गई, मेरा आराम छीन ले गया, वो मोटिवेशन 2 दिन बाद खत्म हो गया। और वैसे भी हरियाणा का छोरा, दूध, घी, दही, मक्खन खाने वाला, वहाँ जंगलों में। जंगलों में वो मतलब नो डाउट वो तो है ही, वो पॉइंट था ही। बट आपकी नींद आपसे छीन लेगी। आपका मतलब एक है ना कि आपको टोटली उस तरह का एनवायरनमेंट दे दिया अनसर्टेन। जिस दिन नेचुरल, एक दिन जो एक्चुअल में ऑपरेशन होगा ना, जिस लेवल की अनसर्टेनिटी रहती है, ट्रेनिंग वो भी रहता है। आपको नहीं पता होता कि नेक्स्ट इवेंट क्या होने वाला है आपका। आपको फायरिंग के लिए भेजेंगे, कहाँ क्या होगा, कुछ नहीं पता होता। तो जो मोटिवेशन था ना वर्दी पहनने वाला, 2 दिन बाद ही मेरा डस्टबिन में चला गया। फिर तो जो आपने बोला ना कि मतलब पॉइंटेड आउट वेरी करेक्टली कि वो डिसिप्लिन है जो आपको आगे खींचता रहता है कि नहीं भाई मेरे दर्द है बॉडी में, टांगे साथ में दे रही, बट हाँ जाना है, यू हैव टू डू इट बिकॉज आपने खुद वॉलंटियर किया है। मुझे रचना ने नहीं बोला कि हाँ राजा आपको जाना है, नो, दैट वाज माय चॉइस। अब मैंने किया है तो मैं कैन नॉट एक बैकआउट, कि अब मैं बैकआउट करके चला गया तो लोग कहेंगे देखो फेल हो गया। हाँ। एक ये भी एक वो, और घर के बेटे पर तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो बेटा तो बैकआउट कर ही नहीं सकता। नहीं, और मैंने वैसे घर पे कभी नहीं बताया था मैं ऐसे प्रोबेशन वगैरह के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा बस ट्रेनिंग है, बस नॉर्मल ट्रेनिंग है, अफसर वाली ट्रेनिंग, ज़्यादा कुछ नहीं है। आई नेवर टोल्ड माई फैमिली कि मैं ऑपरेशंस में गया या मैंने लोगों को मारा, या मैं आई हैव नेवर टोल्ड। बट अब तो वो देख लेंगे, अब तो उन्हें सब पता चल जाएगा। जो भी पता चला वो देख के पता चला। अदरवाइज मैं सर्विस से बाहर आ भी गया था ना, तब भी मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। बट बहुत टफ है, मतलब सुन के लग रहा है कि मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती, दूर दूर तक नहीं कर सकती। और ऐसे बहुत से लोग होंगे, जैसे आपने बताया भी कि ट्रेनिंग में जाने के बाद बैकआउट कर जाते हैं। आपके भी मन में एक ख्याल आया, मैंने कई वीडियोस भी ऐसे देखे हैं इस तरह की ट्रेनिंग्स में, जो टफेस्ट कमांडोज होते हैं, जैसे हमने कोबरा कमांडो का जिक्र किया, या गोरखा रेजिमेंट में जब ट्रेनिंग होती है, सांप भी पकड़कर मार दिए जाते हैं। खाना कैसे पकाना है, बैम्बूज में कैसे पानी इकट्ठा करना है, वो भाप से कैसे इकट्ठा करना है, चावल उसमें पका दिए जाते हैं। आपके पास अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं है तो कैसे जानवरों को मार के खाना है, मतलब ये सब आपने भी किया। वो जंगल सर्वाइवल का पार्ट है आपका। हाँ। तो वो आपको ना एज अ वर्स्ट फेज के लिए तैयार कर रहे होते हैं। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आप डीप इंटीरियर्स में हो और आपका राशन किसी भी रीजन से खत्म हो जाए, या जो भी है आप तक ना पहुंच पाए, आप तक मतलब आपको उतनी सप्लाई ना पहुंच पाए, तब पर आपको ऑपरेशन सस्टेन करना है, तो आपको फिर जंगल में सर्वाइवल कैसे करना है। बिकॉज जंगल में सर्वाइवल ऐसा नहीं कि आपको एनिमी से ही लड़ना है, आपको जंगल से भी तो लड़ना है। बिकॉज जंगल, मैं देखो टू बी फ्रैंक मैं बोलूँ कि लोग जंगल में जाते हैं वो 1-2 दिन के लिए ठीक लगता है, उसमें कोई बुराई नहीं, अच्छा लगता है, मतलब यू विल फील एट पीस कि हाँ शांति है, सब कुछ है। बट यार जब आप रेगुलर जा रहे हैं ना, तो आपको वहाँ सर्वाइवल करना है, यू हैव टू फाइट। आपकी जंगल से अलग तरह की लड़ाई चल रही है, बिकॉज वहाँ पे जो कंडीशंस होती है दे आर नॉट वेरी फ्रेंडली। जानवर हैं, कीड़े हैं, सांप हैं, बिच्छू, और इवन ये इस तरह के बाइट्स होते रहते हैं। हम रात को थे एक जगह रुके हुए थे, एक हमारे जवान को बिच्छू ने काट लिया, ठीक है, एक जगह हनी भी अटैक हो गया। तो इस तरह की मतलब इट्स नॉट अ फाइट कि हमें निपटते क्या, वही है कि मतलब पेन किलर्स वगैरह देते हैं उनको, फिर उनका इवैक्यूएशन होता है, फिर मतलब फिर ये है कि ऑपरेशन जो आपको इस तरफ करना था थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं आप उससे।
बट वो है कि आपको ऑपरेशन तो क्या है कि ठीक है मतलब कर ही लेंगे, बट अपने बंदे को तो आपको सेफ रखना ही है ना। और जो बड़े जंगली जानवर होते हैं उनसे भी आपको पाला पड़ता रहता है, बिकॉज द थिंग इज कि यू आर ऑपरेटिंग इन देयर होम, ऐसा नहीं कि वो आपके उसमें आ हाँ। तो कभी भालू आ गया, हाथी भी आ जाते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर ऑपरेटिंग इन नेशनल पार्क्स और रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में होता है। तो जंगली सुअर हो गए, भालू हो गए, और हिरन वगैरह तो खैर बाहर ही रहते हैं, हाथियों से पाला पड़ जाता है कभी कभार। कभी हुआ अटैक? हाँ मतलब अटैक आई वोंट से कि अटैक, आमना सामना हुआ? हाँ भालू हाथी से आमना सामना कई बार हुआ है, भालू का अटैक हुआ है, जंगली सुअर का भी हुआ है। तो मतलब अब जानवर हैं, यू कैन नॉट से कि भाई पागल आदमी हम बैठे दिख नहीं रहे तो हुआ है। सो इस तरह की मतलब वो चलता रहता है, वो तो है ही। लेकिन जॉब के बाद भी आप अभी तक भी इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, आज अपने जैसे और युवाओं को आप तैयार कर रहे हैं? हाँ मतलब ट्रेनिंग देते हैं उन्हें? ट्रेनिंग आई वोंट से कि ट्रेनिंग है, बट हाँ आई एम मेंटरिंग क्वाइट अ फ्यू पीपल। मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ क्या, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लेट्स से मैंने जो किया है अपने उस पर किया है, मुझे किसी ने नहीं बताया कि हाँ यार आप ऐसे करो, बट मुझे लगता है कि अगर मैंने कुछ चीज़ें फॉर एग्जाम्पल थोड़ा बहुत जो भी कुछ मैंने अचीव किया है, अगर मैं किसी को बता पाऊँ कि यार ये गलतियाँ नहीं करनी है, तो पॉइंट ये है कि देखो ऐसा नहीं बेसिकली मोटिवेट कर रहे हैं आप, मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें, कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आई एम मेकिंग देयर जर्नी थोड़ी सी आप जल्दी सक्सेस अचीव करें। मैं ये नहीं कह रहा कि अकेले जाओगे तो सक्सेस अचीव नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई आपको कुछ पुड़िया पकड़ा रहा हूँ आपको, बट है कि जो मैंने गलतियाँ की एटलीस्ट वो गलतियाँ आप ना करो, ताकि जो भी आपकी जर्नी थोड़ी स्मूथ हो जाए। तो उस चीज़ में मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। अच्छा, कोबरा कमांडो के बाद फिर एनएसजी कैसे? क्या होता है कि ये जो स्पेशल फोर्सेस होती है ना इसमें जो हमारी हैं, तो इसमें क्या होता है कि टेन्योर होता है, तो यू कैन नॉट सर्व हमेशा के लिए। अच्छा। तो मेरा टेन्योर था इज अबाउट टू कंप्लीट, तो मेरे पास ऑप्शन था बाहर निकलने का, आइदर आई विल गो टू सीआरपीएफ जो नॉर्मल काम है उसमें जाओ, या अदर आई कैन गो टू एनएसजी। तो मैं सोचा कि यार यहाँ तो कभी भी सब कर ही लेंगे, तो मेरा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ही, तो वाई नॉट एनएसजी। फिर मैंने उसके लिए वॉलंटियर किया, फिर वहाँ फिर अलग लेवल का ट्रेनिंग प्रोबेशन चलता है वहाँ पर, तो उसको क्लियर किया, फिर वहाँ पर 4-5 साल। एनएसजी में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? एनएसजी में क्या है कि एनएसजी जाने से पहले ना मैं 2-3 प्रोबेशन कर चुका था, तो मुझे उस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी कि हाँ यार प्रोबेशन कैसे होगा, बट ऑब्वियसली जो भी प्रोबेशन होता है वो अपने सेट ऑफ चैलेंजेस के साथ आता है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने वो प्रोबेशन कर लिया तो ये मैं हो जाए, उसके अलग चैलेंज। बट दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं एनएसजी या कोबरा कमांडो, तो लाइक कि दोनों अच्छा टफेस्ट की बात है, तो टफेस्ट ख्याल से कि फिजिकली कोबरा ज़्यादा चैलेंजिंग है, बिकॉज दुनिया भर की एक्टिविटीज वो देखने सुनने में लगता है। हाँ वो बिकॉज आपको वेट बैटल लोड लेके चल ही रहे हैं, रात दिन नेविगेशन कर रहे हैं, मतलब आपकी स्टार्ट होगी मतलब इनिशियली आप स्टार्ट करो फर्स्ट मंथ में मतलब 20 दिन में कि 10 किलोमीटर का नेविगेशन है, और नेविगेशन करते करते 50-50 किलोमीटर घूम रहे होते हैं मतलब बाय द एंड ऑफ द ट्रेनिंग। वहीं एनएसजी में क्या है कि एनएसजी इतना वैसे फिजिकल इंटेंसिव नहीं है, बिकॉज जो एनएसजी है उसका मेन रोल है काउंटर टेररिज्म वाला, तो उसके लिए ये नहीं कि भाई आपको बैटल लोड लेके 50-50 किलोमीटर चलना, बिकॉज एनएसजी का क्या ड्रॉप होंगे अपना काम किया वापस, बिकॉज उनका उस लेवल का काम ही नहीं है, तो उनको देयर इज नो पॉइंट ऑफ कि भाई उनको ट्रेनिंग इस तरह की दी जाए कोबरा वाली। तो कोबरा क्या काम है जंगल वॉरफेयर का, और एनएसजी का काम है काउंटर टेररिज्म का। सो फिजिकली कोबरा इज मच मोर चैलेंजिंग, और थोड़ा मैं कहूँ मेंटली एनएसजी ज़्यादा चैलेंजिंग, तो उनकी रिक्वायरमेंट उस तरह की है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा है और यहाँ पर नहीं है। तो कंपैरेटिवली आपने कहा कि कोबरा कमांडोज की ज़्यादा टफेस्ट होती है लाइफ फिजिकली अगर देखें, एनएसजी कमांडोज को जब हम देखते हैं ना, तो वो जो वीवीआईपी मूवमेंट होता है, या फिर जो एकदम पैनी निगाहों के साथ, हालांकि निगाहें उनकी दिखती नहीं, चश्मा लगा होता है, लेकिन एकदम वो जैसे कनेक्ट ही नहीं होता है हम लोगों से, बस उनकी नज़रें इधर उधर होती हैं। तो आपने कौन कौन से वीवीआईपी चेहरों के साथ में रहकर उन्हें प्रोटेक्ट किया है? सो आई विल से कि आई वाज वेरी फॉर्चुनेट इनफ, तो जैसे मैं अगर नाम लूँ तो अपने यूपी सीएम योगी जी हैं, उनके साथ काम किया एज ए सीएसओ, राजनाथ जी हैं जो अपने रक्षा मंत्री हैं, अखिलेश यादव हैं, और ये अब लेट श्री मुलायम सिंह यादव जी थे, उनके साथ काम किया है। सो ये कुछ वीआईपी के साथ मैंने अराउंड 1.5-2 साल काम किया, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड इलेक्शंस मेरे मतलब मैंने उनको मतलब सपोर्ट किया था उनके रैलीज वगैरह में, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। अच्छा, लेकिन कुछ घटनाएं भी हो जाती, क्योंकि हम लोग तो न्यूज़ में हम देखते हैं कभी कुछ ऐसी रैलियां हो रही हैं, जवान तो होते हैं साथ में, मतलब पूरा वो जो सिक्योरिटी लेयर होता है वो होता है, बट बावजूद उसके
कभी सीएम को थप्पड़ पड़ जाता है, या फिर कभी कोई जूता फेंक देता है, कभी कोई माला ही फेंकता है लेकिन वो अलग तरीके से लग जाती है, तो कभी कोई स्याही फेंक देता है, तो फिर ऐसे मोमेंट पे आप लोग क्या करते हैं? सही देखो, ऐसा रहता है कि एक एसओपी है कि भाई वीआईपी को ना ऐसे भीड़ में नहीं जाना, बट वीआईपी क्या है कि भाई ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, तो उसका मन होता है बीच में जाऊँ, तो वहाँ पे ना दीज थिंग्स आर बाउंड टू हैपन। और एज अ मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ यार, सबसे सेफ ये रहता है कि लोग नज़दीक ना आए, जो भी है दूर से रहें, ताकि एटलीस्ट वी कैन ऑब्जर्व देम। जब प्रॉक्सिमिटी बढ़ जाती है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल देयर एक्शन। मैं किसी के पास चला गया फिर तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, राइट? मैं थप्पड़ मारूँ या कुछ भी करूँ, फिर वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें हमारी जैसे इनिशियल ब्रीफिंग होती है वो ये रहती है कि सर अपने आप को जो एक सिक्योरिटी जो आपका घेरा है ना, एटलीस्ट कोर जो सर्कल है उसके अंदर किसी को ना आने दिया, अदरवाइज वो हमारे लिए चीज़ें फिर डिफिकल्ट हो जाती है। तो ये है, बट वो वीआईपी है तो समटाइम्स दे टेक दैट प्रिविलेज, और वो थोड़ा वो सिक्योरिटी ब्रीच होता ही है फिर हमेशा। बट लेकिन अगर ऐसा आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ? नहीं, फॉर्चुनेटली मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ, बट हाँ आई डू एग्री कि भाई वो क्वेश्चन हमारे से ही होती है। हाँ। कि ऐसा क्यों हुआ, वही मैं पूछने वाली थी, अगर ऐसा हो जाता है तब आगे क्या होता है फिर? नहीं वही है, फिर उसमें हमारे क्वेश्चन रहते हैं क्यों, आपको कहाँ थे, क्या ध्यान था, फिर उन्हें बताना पड़ता है कि भाई दैट वाज अ ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, जो भी है तो वो है। पर अल्टीमेटली आप देखेंगे तो इसमें इवन आप जैसे इंसिडेंट हुए होंगे देखा होगा, तो जो सिक्योरिटी पर्सनल है दे आर वेरी अटेंटिव। और ये जो जॉब है ना, ऐसे नहीं कि भाई चश्मा लगा के दे आर मतलब कोई माचोइज्म शो कर रहा है, ऐसा नहीं है, बट दे आर वेरी मेंटल। और ये जो लोगों को लगता है ना वीआईपी सिक्योरिटी वाला काम इज़ वेरी उस टाइप से मतलब फ्लैम्बॉयंट टाइप से, ऐसा नहीं, बट एक्चुअली इज़ वेरी मेंटली ग्रूलिंग। आपको खड़े रहना, अलर्ट रहना है, कभी यहाँ से कुछ आ रहा है तो यहाँ से कुछ आ रहा है, या मतलब यू कीप ऑन ऑब्जर्विंग थिंग। उसमें क्या है कि आपको हमेशा एक नज़र वीआईपी के ऊपर, एक नज़र हाँ, तो इस तरीके से रहता। अभी तो बल्कि ताज़ा हमने देखा, हमारा कॉन्क्लेव हुआ था तो नितिन गडकरी जी आए थे वहाँ पर, तो उनके आने से कुछ घंटे पहले ही जो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने आके एक एक चीज़ चेक की। हाँ। मतलब वो ये गमला रखा है, फूल रखा है, तो उसे निकाल कर देख रहे थे। उन्हें जो बुके दिया जाना है, जो बुक्स दी जानी है, या जो भी सम्मानित किया जाना है वो, और जब इंटरव्यू चल रहा था वो कुछ उनकी बातें थी, हम हंस रहे थे या बात कर रहे थे, उन लोगों के किसी के चेहरे पर कोई स्माइल नहीं थी, वो बस इधर देखते थे इधर देखते थे, वो सिर्फ पैनी निगाह के साथ बने हुए थे। वो इसलिए कि बिकॉज जो अगर वो हंसेंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं हंसता, मैं ड्यूटी पर हूँ, तो मीन्स आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग विद माय ड्यूटी, बिकॉज मेरा काम बातें सुनना नहीं है। हाँ। मेरा काम वॉच रखना है, सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो जो आपने बताया ना कि सब कुछ चेक कर रहे हैं, तो डिटेल्स इस तरह तक के होते हैं कि वो जो मंत्री जी हैं या वीआईपी है वो किससे मिलेगा, किस से मिलेगा, किसके साथ बैठेगा, इतने डिटेल्स, इतने लेवल तक काम होता है। खाना आएगा तो क्या खाना आएगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ऐसे खाना भी चेक भी होगा। तो लेट्स से कि प्रोग्राम खत्म हो तो कहाँ पर बैठेंगे, तो इस लेवल का पूरा चेक किया जाता है। और जो भी एरिया, जिस एरिया में वो जाएंगे, ठीक है, उसको पूरा सैनिटाइज कराया जाता है। उसमें विदाउट एक्सेस वाला बंदा कोई घूम ही नहीं सकता। लेट्स से कि आपके पास फॉर एग्जांपल हमने बोल दिया ये पास हो तो ही बंदा जा सकता है, वो पास नहीं है तो भाई आप चाहे एडिटर इन चीफ हो, नहीं आ सकते आप। ये देखा है हमने, हाल ही में देखा है। अच्छा, आपने अपने सर्विस के दौरान का जिक्र किया, जब आप कोबरा कमांडो के तहत जहाँ जहाँ आपकी पोस्टिंग रही वो सब नक्सल प्रभावित एरिया है, और अभी हाल फिलहाल में हमने बहुत सी खबरें सुनी हैं, 1 करोड़ वाला इनामी नक्सली ढेर हो गया, या 50 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर कर दिया, और बड़े हाई-फाई हथियार उनके पास से मिले हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि इन नक्सलियों की संख्या तो बहुत छोटी सी होती है, हमारी फौज तो बहुत लार्ज होती है, फिर भी कई बार टक्कर ऐसी हो जाती है कि हमारा बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इस तरह के चैलेंजेस तो आपके सामने भी आए होंगे? चैलेंजेस देखिए ऐसा है कि मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि जहाँ हम लड़ रहे हैं वो उनका घर है, वो उसके मास्टर है। हाँ। राइट, ठीक है, हम ट्रेनिंग ले ली, हमारे पास अच्छा इक्विपमेंट है, तो फिर भी मैं टैक्टिक्स वाइज देखूँ तो उनकी बराबरी करना थोड़ा सा मुश्किल है। आप ये लगा लो कि जब यूएस वियतनाम में गया था तो उनको हरा नहीं पाया था उसने तो बुरी तरह शिकस्त खाई थी। वो तो दिखाता है कि हमने वो नैरेटिव उसने ऐसा सेट किया होगा कि हम जीते हैं, बट यहाँ पर क्या है कि इट्स लाइक कि लोगों को फेलियर से हमने सीखा है। टू फाइट अ गोरिल्ला वी हैव टू ट्रेन लाइक अ गोरिल्ला। तो उनकी टैक्टिस से हमें उसी तरीके से लड़ते हैं। बट हाँ, ये कभी मतलब जैसे क्या होता है कि इंसिडेंट्स होते हैं कि भाई कभी कभार वो हावी हो गए। मैंने बताया ना, हावी तब होते हैं जब आप लूज पड़ रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि अगर आप मेंटली अलर्ट हैं, जो आपकी सिखाई हुई तरीके से आप काम कर रहे हैं, तो वो भी 2 बार सोचेगा। मीन्स लेट से कि मेरा बॉडी पोस्चर ऐसा हो रखा है, तो कोई बंदा आगे सोच सकता है अरे ये तो ऐसे ही है, इसको कर। बट व्हेन आई एम सिटिंग विद द स्ट्रेट पोस्चर और मैं
मेरे शोल्डर्स ओपन है, कॉन्फिडेंट हूँ, तो एक बंदा एक बार फिर भी हेजिटेट करेगा, राइट? तो इट्स लाइक दिस, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है कि हाँ भाई इसे दूर रहना है या पास, मतलब छेड़ना है इसको। तो आप बोल रहे हो कि भाई अभी काफ़ी सारे नक्सलियों सरेंडर किया, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज में 2 रीज़न। फोर्स तो ऑलरेडी पहले भी 10 साल पहले भी अच्छा काम कर रही थी, अभी भी बहुत अच्छा काम कर रही है। कोई भी फोर्स हो, कोबरा हो गई, सीआरपीएफ हो गया, ग्राउंड्स हो गया, डीआरजी हो गया, सारा काम अच्छा कर रहे हैं। अब क्या एक फीचर ऐड ऑन हो गया कि गवर्नमेंट का बिल है, वो ऐड ऑन हो गया। तो उसकी वजह से क्या है कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट पुलिस और जो सेंट्रल फोर्सेज हैं, उसके बीच में सिनर्जी अच्छी हो गई। मैं अब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मंत्री जी ने कोई भुट्टी पिला दी तो अब सब लोग मतलब ज़्यादा अच्छा काम कर, नहीं, वो मैंडेट ऐसा हो गया है, प्लस में एक विलिंगनेस आ गई गवर्नमेंट की तरफ से। इसलिए जो एक टारगेट है ना 31 मार्च 2026 तक का, वो इसलिए पूरा हो रहा है। अगर ये टारगेट मैं कहता हूँ कि लेट्स में 2015 में ज्वाइन किया था कोबरा को, ठीक है, और वो मंत्री जी बोलते कि 2019 तक मुझे खत्म चाहिए, उस टाइम ऐसा हो जाता, तब भी खत्म हो जाता। मैं पॉइंट है कि 10 साल पहले भी खत्म हो सकता था, बट वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो उस तरीके से काम होता है। जब आप इस तरह के ऑपरेशंस पर गए, जब पहली बार इस तरह की चीज़ों से सामना हुआ, थोड़ा सा वो बताइए ना, जब पहली बार किसी नक्सली से आमना सामना हो गया हो, पहली गोली चलाई हो या पहला कोई बंदा मारा हो, वो एक्सपीरियंस कैसा था? पहली बार खून देखा हो? ओके, सो जब पहली बार गोली चली थी तो लिटरली अब मुझे पता ही नहीं चला था गोली चली है, बिकॉज जो आपने गोली की आवाज़ सुनी है, जैसे जब फायर होता ठा ठा की आवाज़ आती है, तो आई वॉज ऑफ द व्यू कि इसी तरह की आवाज़ आएगी। बट जब एनकाउंटर हुआ था, जब गोली चली थी, तो वहाँ जब गोलियाँ चली थी पेड़ों से टकरा रही थी गोलियाँ। अच्छा। तो चढ़ की आवाज़ आ रही थी, बिकॉज वहाँ पे पत्तियाँ नहीं थी, तो उस तरह का आवाज़ मुझे लगा कुछ कोई एक कीड़ा होता है, इस तरह की आवाज़ निकालता है, मुझे लगा वो कीड़ा आवाज़ कर रहा है। तो मेरे बड़ी ने मेरा हाथ खींचा कि साहब फायर हो गया, एक बार नीचे हो गया। तो दैट वाज द फर्स्ट एक्सपोजर विद माई जो एक एनकाउंटर वाला, वो तब उसके बाद फिर हमने फायर किया जो भी था। नाउ कमिंग टू योर पॉइंट कि ब्लड वाला, तो पहला ब्लड मैंने एनिमी का नहीं देखा था, पहला ब्लड जो देखा था मैंने अपने बंदे का देखा था। वो जो आपने देखा होगा बंदे के जॉ में ब्लड लग जाती है, जॉ लटक जाता है, तो ही वाज ब्लीडिंग प्रोफेसली। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना कि जब गर्दन से ऊपर वो होता है ना, तो आप फर्स्ट एड के ज़्यादा ऑप्शन बचता नहीं है, और दैट टू आप उसको बंद कर रहे हैं तो वो चोक हो रहा है, खुद का खून अंदर जा रहा है। तो पहला ब्लड का वो देखा था, फिर तो उसके बाद फिर हमने बहुत लोगों का फिर रगड़ा है लोगों को ढंग से, तो उसका बदला भी कह सकते हो आप, जो भी वो हमने लिया है अच्छे से। बट हाँ, वी लॉस फर्स्ट जो ब्लड का था वो पहले अपने मैन का था, बाकी हाथों में दोनों ब्लड हैं मेरे, अपने आदमी का भी है और दुश्मन का भी है, तो दोनों चीज़ देखी है। अपने ही साथी का यूँ चले जाना, ये मैं फिर कहूँगी कि हमने सिर्फ फिल्मों में देखा है, और फिल्मों में वही दिखाया जाता है जो समाज की सच्चाई है, या फिर फौज में जो घट रहा है, क्योंकि जब इस तरह की मूवीज़ बनती हैं तो वो बाकायदा रिसर्च के साथ बनती हैं, तो वो जो गुस्सा था दुश्मन के खिलाफ वो और ज़्यादा बढ़ा होगा ना उसके बाद। बिल्कुल, आप ये लगा लीजिए ना कि हो सकता है वो किसी स्टेट का हो या कहीं से भी हो, बट ही वॉज माई ब्रदर, वो बात खत्म यहाँ पर, ही वॉज लाइक अ फैमिली। बिकॉज जब यार आप व्हेन यू आर रबिंग शोल्डर टू शोल्डर, आप इतने क्लोज उसमें काम करो, इतना हाई रिस्क ऑपरेशन काम कर रहे हो, तो यू बिकम अ फैमिली। तो वहाँ तो इसी तरह का दुख होता है जब लेट्स से कि आपकी फैमिली से कोई जाएगा या मेरी फैमिली कोई जाएगा, तो सेम लेवल का दुख होता है कि कोई फैमिली मेम्बर गया, तो फिर वो गुस्सा आपको बढ़ता ही है, फिर आपकी जो सर्च है ना और इंटेंसिव हो जाती है कि नहीं भाई बदला लेना और इन लोगों को छोड़ना नहीं उस टाइप से। तो दुश्मनों को ढेर करने का कोई नंबर है? नहीं, मैं नंबर कोट नहीं करता, बिकॉज इसमें ना मतलब 2 रीज़न है। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों बताना, दूसरा ये कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि मैंने मारा या मेरे साथी ने मारा, बिकॉज गोली पता नहीं चलता ना कि मेरी गोली थी या उसकी गोली। सो मैं कहूँगा अचीवमेंट ऑफ टीम अचीवमेंट थी, बाकी ये कि हाँ एक डिसेंट नंबर है आई से। जैसे अब मैं अपने लिए कहूँ कि मैं एक चूहा भी नहीं मार सकती, तो शुरू में दिक्कत हुई थी क्या कुछ ऐसे? नहीं, अब मार सकते हो, मैं मार सकती हूँ अगर चूहा मुझे काटेगा? नहीं, मैं आपको बता, चूहा पहली बात तो काटेगा ही नहीं, ठीक है ना। पहली बात है कि इट्स ऑल अबाउट कि एक आपको ना बैरियर ब्रेक करना है। जिस दिन वो आप बैरियर ब्रेक कर दोगे ना, आप चूहा भी मार दोगे, कॉकरोच भी मार दोगे, छिपकली भी मार दोगे। हाँ, वो है कि उसके लिए आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हो, कैसे पुश करते हो। उसके लिए मुझे कमांडो ट्रेनिंग नहीं, उसके लिए कमांडो ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ये बस ये है कि एक माइंडसेट है कि हाँ ये आएगा मैं मार दूँ, उस तरह का रहना चाहिए। बट हाँ, आप जो कह रहे हो कि भाई किसी आदमी को मारना, तो इट टेक लॉट ऑफ ट्रेनिंग, बिकॉज
एक वो बोलते हैं ना कि आप इतना ट्रेनिंग करते हो, इतना पसीना बहाते हो, इतना जब बेसिकली फायर करते हो ना तो गन पाउडर आपकी बॉडी पर भी जमा होता रहता है। एक टाइम बाद ना आपको उसकी स्मेल से आपको अच्छी लगने लग जाएगी। तो जब वो स्मेल आ रही होती है ना तो आपको अच्छी लगती है? हाँ, अब तो अच्छी लगती है मुझे। मतलब जब गन फायर करते हैं तो बैरल में से धुआं निकल रहा होता है, चैम्बर में से धुआं निकल रहा होता है, तो मतलब इट्स अ न्यू, मतलब कह सकते हो इट्स अ फ्रेगनेंस, तो वो हमारी बॉडी में जमा होती रहती है। तो उसके बाद ना कि ये सब फिर चीज़ें वो लाइंस ब्लर हो जाती है कि आदमी को कैसे मारे हैं, सब कर रहे हैं। तो दैट कम्स विद डिसिप्लिन एंड ट्रेनिंग। तो हाँ, इट्स नॉट वेरी इजी टू से कि भाई किसी को मार दो, वो थोड़ा टाइम लगता है और इट टेक्स एफर्ट्स। नक्सल एरिया के ऑपरेशंस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है, क्योंकि दुश्मनों की बात हो रही है, पाकिस्तान आप जानते ही हैं क्या कुछ कर रहा है। अभी हाल ही में दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर भी याद आ रहा है पहलगाम की घटना के बाद वाला। कभी ये सब चीज़ें जब देखते हैं खून खौलता है? जब ऑप सिंदूर हुआ था तो आई वाज लाइक कि अरे यार जल्दी फौज छोड़ दी मैंने। तो मुझे लगा हाँ, पर आई वाज थिंकिंग कि ये थोड़ा ऑप सिंदूर थोड़ा लंबा चलेगा, हो सकता है मैं रिकॉल वगैरह भी किया जाए। आई वाज लाइक कि यार फौज जल्दी छोड़ दी, नहीं तो कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाती हमें और एक्शन देखने की। बट आई वाज लाइक कि यार मौका मिला तो मैं ज़रूर जाऊँगा। तो बट वो है कि वो 2-3 दिन बाद ख़त्म ही हो गया था। बट ये है कि एज एंड व्हेन कभी फ्यूचर में ऐसा मौका मिला तो आई लव टू गो। एंड जिस तरह की हरकतें दुश्मन लोग करते हैं तो मुझे गुस्सा तो आता ही है। वो आप मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं एक एज ए ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि लोग जो टॉप में बैठे हुए लोग हैं अपने वेलफेयर मतलब फ़ायदे के लिए नीचे वाले लोगों को बेवकूफ़ बना के उनको धकेलते रहते हैं, लोगों को मार रहे हैं। और नीचे वाले लोग इतने पागल हैं, दे आर लाइक कि कॉमन सेंस उनकी जाल ख़त्म हो चुकी है। हाँ। और उनके नैरेटिव में सेट होकर मर भी रहे हैं। ये बट ठीक है, यही है। मैंने एक चीज़ हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन एज अ रेस को ना ख़त्म होने के लिए कोविड वगैरह की ज़रूरत नहीं, ह्यूमन हम आपस में कट मार लेंगे। सच में, मतलब कई बार तो बहुत गुस्सा भी आता है इस तरह की चीज़ों को देखकर सुनकर। अभी हाल फिलहाल में एक लीडर हैं, मैं पार्टी या नाम का क्या जिक्र करूं, उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ ऐसी बातें कही। अच्छा, ये अंडरस्टूड है और ये बीइंग आम नागरिक भी हर कोई समझता है कि अगर कोई युद्ध होता है, कोई टकराव होता है तो नुकसान दोनों तरफ होता है। हाँ, ये हो सकता है हमने उनका ज़्यादा नुकसान कर दिया हो। तो एक लीडर बोले कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में पहले ही दिन तो हम हार गए थे, जबकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में जो बर्बादी हुई थी वो तो हमने ऐसे भी तस्वीरों में देखी और सैटेलाइट तस्वीरों में भी देखी। तो इस तरह के गैर ज़रूरी बयान आपको लगता है देने चाहिए? उससे फौज के मोराल पर असर क्या होता है? चलो मैं ना इसको एक टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूँ। जो पहले लड़ाई शुरू करता है ना उसके पास हमेशा एडवांटेज होता है। तो इंडिया ने ऑप सिंदूर शुरू किया तो पाकिस्तान तो पहले दिन रिएक्ट ही नहीं कर पाया। हाँ। तो ये जो जवाब उन्होंने मतलब जिसे मुझे नहीं पता किसने भी दिया है, तो ये कहीं से वैलिड तो है नहीं। बिकॉज जब मैंने लड़ाई शुरू की, जब पहला फायर मैंने किया तो मेरे पास टैक्टिकल एडवांटेज है। हम हार गए तो वो तो कहीं से प्रूव होता नहीं है, बिकॉज उनको रिएक्ट करने का हमने टाइम नहीं दिया। और दूसरी बात ये है कि जैसे आपने ये पॉइंटेड वेरी करेक्टली कि भाई जब लड़ाई होती है तो नुकसान दोनों तरफ होता है, किसी का ज़्यादा होगा किसी का कम होगा। पर मेरा पॉइंट ये है कि नुकसान हुआ है नहीं हुआ उससे फ़र्क क्या पड़ना है। पर आप ये देखिए ना, आपने उसके बारे में तो नहीं सोचा जो पहलगाम में हुआ, लोग मारे गए। एटलीस्ट यार आपको जवाब नहीं दोगे तो लोग ऐसे ही आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे। और मैं आपको अभी भी बोलता हूँ कि दुनिया में सही गलत कुछ नहीं होता। अगर आप शक्तिशाली हैं, अगर आपके अंदर जवाब देने की ताकत है, आप लड़ सकते हैं, तो आप जो करेंगे सब सही है। और आप चाहे हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, हिस्ट्री क्यों उठानी, आप यूएस को देख लीजिए। उसने डेमोक्रेसी के नाम पे एक हिपोक्रेसी भी एक्टिंग एज ए हिपोक्रेट, उसने क्या क्या नहीं किया। उसने हर चीज़ को सही नैरेटिव बना के हर चीज़ सही किया। वियतनाम में गया, इतने लोगों को मारा, खुद के लोग मरे, फिर भी उसने सही कहा। इराक में गया, कुवैत में गया, कहीं उसने इतना कुछ बवाल करा, सद्दाम हुसैन को मार दिया, कुछ भी किया। क्या वहाँ पर डेमोक्रेसी आई? नहीं आई। अफगान में 20 साल लड़ा, डेमोक्रेसी आई? नहीं आई। पर कहने के लिए भाई उसने अब उसने क्या कर दिया फायदे के लिए, गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट। भाई ये क्या होता है, टेररिस्ट तो टेररिस्ट है। हाँ। तो माय पॉइंट इज दैट ना कि बजाय कि आप इसमें जाएं कि हम हार गए, जीत गए, नुकसान हो गया, अरे यार आप अपने देश को सपोर्ट करो ना। आपके लोग मारे गए हैं, पर वही है कि ये हो सकता है कि भाई उनके घर में से कोई नहीं मरा था इसलिए उनको ऐसा लग रहा है। जिस दिन उनके घर में से कोई बंदा चला जाएगा इस एक्ट की वजह से, देन दे विल रियलाइज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वॉर, कि होता क्यों है, क्या गलत है, क्या सही है। सो मुझे वो है। आतंक को बढ़ावा मिल कहाँ से रहा है और कैसे रहा है? हमने अभी पहलगाम घटना का जिक्र किया।
तो उससे रिकॉल करते हुए लोगों ने याद किया कि भाई इसराइल में क्या हुआ था, हमास ने जो किया था 7 अक्टूबर को, किस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग और लोगों को मार डाला बहुत निर्ममता के साथ में। फिर अभी जो सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुआ, कैसे वहाँ लोग जश्न मना रहे थे, त्यौहार मना रहे थे, एकदम अंधाधुंध फायरिंग और लोगों को मार दिया। ये सब कैसी मानसिकता और ये सब बढ़ावा कौन दे रहा है? सी, आप इसमें 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। पहले तो आप देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया जो अपने आप को ये समझता था ना कि भाई मैं तो एक आइलैंड कंट्री हूँ, मेरे यहाँ तो कुछ ऐसा कुछ होगा नहीं, तो उसको भी आज एक टेस्ट मिल गया, टेस्ट ऑफ टेररिज्म। ठीक है, आप देखिए ऑस्ट्रेलिया इज़ अ पार्ट ऑफ जो 5 आइज करके जो इंटेलिजेंस एजेंसी का नेटवर्क है ना, उसका भी ऑस्ट्रेलिया पार्ट है। अब कहाँ गई उसकी इंटेलिजेंस? ठीक है, अब दूसरा देखिए स्टेट ऑफ रिस्पॉन्स, जब वहाँ पर अटैक हुआ तो पुलिस को रिएक्ट करने में कितना टाइम लगा? वहाँ पुलिस थी नहीं, या जब इस तरह का इतना बड़ा इवेंट, ऐसा था नहीं तुरंत हो गया इवेंट वाज प्री प्लान्ड, वो हमेशा होता आ रहा है, तो आपकी कोई क्यूआरटी वगैरह कुछ भी नहीं था। ठीक है, नाउ कमिंग टू भाई ऐसे क्यों होता है, मैं आपको बताता हूँ कि जो मुस्लिम एज अ कम्युनिटी है ना, कुछ 20% लोग होंगे जिन्होंने, जो कह सकते रेडिकलाइज्ड हुए हैं, जो भी हुए, उन्होंने 20% लोगों ने 80% कम्युनिटी का जीना हराम कर रखा। ठीक है, नाउ कमिंग की ये चीज़ें हो क्यों रही हैं? सो आई विल से कि देखो, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान इज़ अ टेरर फैक्ट्री। ठीक है, जहाँ कहीं भी हमले हो रहे हैं ना, तो या तो लोग पाकिस्तान सीख कर जा रहे हैं या पाकिस्तान में ट्रेन हो रहे हैं, और समहाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूएस इज सपोर्टिंग दैट। कैसे? आप बोलेंगे कि फंडिंग वगैरह, भाई वर्ल्ड बैंक की फंडिंग हुई, IMF की फंडिंग हुई, और यूएस दुनिया भर की एड वैसे ही देता रहता है पाकिस्तान को। भाई सबको पता है कि भाई वहाँ पर वो, इवन अब उससे बड़ा एग्जांपल क्या दें कि भाई अबोटाबाद में जब वो ओसामा बिन लादेन उनके घर में बैठा हुआ था, तो स्टिल उसके बाद भी मतलब यूएस के क्या है कि खुद के वेस्टेड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, इस वजह से सपोर्ट कर रहा है। बट अल्टीमेटली वेस्ट को ये भी रियलाइज़ करना चाहिए कि भाई अपने इंटरेस्ट के लिए, पूरी दुनिया के लिए इट इज़ क्रिएटिंग ट्रबल। मतलब आप एक सांप पाल रहे हो, ठीक है, आज वो दूसरों को काट रहा है, एक दिन आपको भी तो काटेगा। बट अमेरिका 9/11 कैसे भूल जाता है? पाकिस्तान को इतना, हम पिछले दिनों से देख रहे हैं, इतना सपोर्ट कैसे? जब ऑपरेशन सिंदूर का भी टाइम था, भारत लगातार मुखालफत करता रहा कि भाई नहीं मिलना चाहिए, IMF से लोन मिल गया पाकिस्तान को। पाकिस्तान में आज भी आतंकी आका बैठे हुए हैं, आतंकी लॉन्च पैड्स तैयार हो रहे हैं। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर में जब 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए, तो पाकिस्तान सरकार ने पर पर्सन के हिसाब से 1 करोड़ का मुआवजे का ऐलान कर दिया कंगाल पाकिस्तान में। तो बड़ा ताज्जुब होता है। ताजुब इसलिए है ना कि देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसमें ताजुब का कुछ नहीं है। पॉइंट है कि जब तक वो है ना, कि मैंने आपको बताया ना कि जो शक्तिशाली है, जो जिसके पास पावर है, वो गलत को सही कर सकता है। तो यूएस अभी क्या है कि नो डाउट अभी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, बट यूएस अभी भी पावरफुल है, वो गलत को सही करने की क्षमता रखता है, चाहे वो नरेटिव्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू। तो वो उसी जो एक्चुअल में प्रॉब्लम्स हैं उसको नहीं बाहर आने दे रहा। वो एड आ रही है जी, हम तो कंट्री को रीबिल्ड करने में करना है, गरीब लोगों को दे रहे हैं, बट अल्टीमेटली पैसा तो फनल होकर जा तो वहीं रहा है ना, टेरर कैंप्स में। और सब ऐसा नहीं है कि यूएस को पता नहीं कि कहाँ कौन कौन से टेररिस्ट कैंप है, इनका टेररिस्ट लीडर कहाँ बैठा है। यूएस चाहे तो 2 दिन में सब कुछ निपटा सकता है, बट नहीं चाहता ना। फिर वो एक वो है ना कि एक बोलते हैं इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, फिर वेपन इंडस्ट्री कैसे काम करेगी, जो उनकी इकोनॉमी चल रही है, कहाँ से उनको मतलब अपना फायदा सीधा करना है। एग्जैक्टली मतलब मैं बता रहा हूँ कि आधे वॉर तो सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि भाई वेपन इतने बनाए हैं, वो बिकेंगे कैसे? डिफेंस डील होती रहेंगी। अगर मान लो हर जगह लड़ाइयाँ बंद हो जाएंगी तो फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, राइट? आप देखो कि अभी फॉर एग्जांपल, अब यूक्रेन का एग्जांपल लो। यूक्रेन ने बोला कि हाँ भाई हो सकता है कि मैं अब नेटो ज्वाइन ना करूँ। जब उसने, जो उनका प्रेसिडेंट है, उसने ये बयान दिया, उसी दिन जर्मनी की जो सबसे बड़ी वो है डिफेंस एक कंपनी में, आर से नाम भूल रहा हूँ मैं, उसका 2% शेयर गिर गया। तो गेटिंग माय पॉइंट, मतलब इट्स अ बिग नेक्सस। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये दिस इज द ओनली साइड, बट ये साइड भी है। तो ये सही कह रहे हैं आप, सही। जिस तरीके से ये डेवलपमेंट सामने आते हैं, आपने कहा कि ये सब जानते हैं, पाकिस्तान तो आतंकी फैक्ट्री भी कहलाता है, और पाकिस्तान खुद भी इस चीज़ से जूझ रहा है। अब ये जो हालात हैं, क्या भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च होना चाहिए? क्योंकि हरकतें तो अभी भी नहीं रुक रही। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, देश के अलग अलग हिस्सों से वाइट कॉलर टेररिस्ट पकड़े गए। मतलब इतना ताज्जुब हुआ कि पढ़े लिखे डॉक्टर्स इन सब चीज़ों से कनेक्टेड हैं और तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अब सही टाइम है क्या, कर दिया जाए सफाया? नहीं, देखिए ये थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड, और जिसमें क्या है कि हर तरीके से प्रेशर है। वी आर नॉट एट अ पोजिशन ऑफ यूएस
कि हमने जो भी किया सही है हमारी तरफ से, हमें कोई कुछ नहीं छेड़ेगा, तो हम अभी उस लेवल पर है नहीं। ठीक क्या है, रोक रहा है हमें? रोक ये रहा है कि बिकॉज वी आर, मतलब हमारे पास अभी उस तरह का लेवरेज नहीं है। मतलब दिस इज व्हाट आई फील। एक होता है ना कि बस इंडिया, वर्ल्ड में पाकिस्तान और इंडिया एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। अभी क्या है कि हमारे मतलब एक है ना कि एक घर में ऐसे रह रहे हैं जहाँ और भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, लोग बचाने आ जाते हैं, वो इशू है। तो जो हमने, आप देखो ना कि जो ऑप्शन तो 2-3 दिन चला, हो सकता है वो लंबा भी चलता है, बट वो एक्सटर्नल प्रेशर लगा लो, कुछ भी लगा लो, उस वजह से वो जल्दी खत्म हो गया एकदम से। पाकिस्तान को जाना पड़ा ना फिर अमेरिका कि भाई प्लीज रुकवा दीजिए, थमवा दीजिए युद्ध, वरना तो बर्बादी और हो जाएगी। तो घुटनों पर आ गया पाकिस्तान। तो खैर, अब ये ऐसे सिनेरियो हैं जिस पर जितनी बात करें उतनी कम होगी, और अथॉरिटीज़ को फैसला लेना होगा कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ करना है, आतंक के खिलाफ कैसे कदम उठाने हैं, उठाए भी जाने चाहिए। ये तो देश भर से मांग होती है। फिर वापस से आपके प्रोफेशन पर आते हैं। आप चूँकि कोबरा कमांडो भी रह चुके हैं, एनएसजी का भी आपको एक्सपीरियंस है, अभी आफ्टर रिटायरमेंट आप क्या कर रहे हैं देश के लिए? जब मैंने BRS लिया तो उसके बाद क्या है कि आई स्टार्टेड माई ओन वर्क इन रिस्क एंड सिक्योरिटी कंसल्टिंग। अच्छा। तो क्या है, जैसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ हो गई या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं या स्कूल्स कॉलेजेस हैं, तो उनके लिए रिस्क कंसल्टिंग का मैं काम करता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि बॉम्ब थ्रेट्स वगैरह काफ़ी आ रहे हैं, राइट? बिल्कुल। तो उसके लिए क्या है कि वी प्रोवाइड सॉल्यूशंस ताकि स्कूल अपने आप को रेडीनेस रख सकें। बिकॉज हो सकता है कि फॉल्स कॉल हो, बट स्कूल प्रिपेयर हो कि फॉल्स कॉल में ऐसा ना हो कि वहाँ केओस मच जाए, उस वजह से कोई अलग इंसिडेंट हो जाए, तो उस केओस को कैसे मैनेज करना है। बिकॉज मतलब एक छोटा एग्जांपल ले लो कि कहीं एक जगह फॉल्स अलार्म बज जाता है कि भाई बॉम्ब है, भाई उस क्राउड को कैसे मैनेज करना है, दैट इज ऑल्सो अ हेडेक, राइट? आप प्रिपेयर्ड ही नहीं रहेंगे तो उसकी वजह से कोई कंटीजेंसी और कोई डेवलप ना हो जाए। और लेट्स सी ऐसा कुछ बॉम्ब थ्रेट एक्चुअली में है भी, तो उसके लिए भी क्या SOP, क्या प्रोसीजर रहना चाहिए, जैसे एक एग्जांपल है। तो मैं वो काम कर रहा हूँ, प्लस में आई एम हेल्पिंग यूथ, मतलब मैं मेंटरिंग वगैरह कर रहा हूँ उनको, मतलब थोड़ा माइंडसेट डेवलपमेंट के लिए। बिकॉज अभी क्या है कि थिंग्स आर वेरी अनसर्टेन। एक्चुअली अनसर्टेन तो पहले भी थी, बट क्या है कि आजकल लोगों को ना एक वो, मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक ढाल ले लेते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी वाला, कि स्ट्रेस में। पर अल्टीमेटली क्या है कि लोगों को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि भाई प्रॉब्लम आपके हैं, भूख आपको लगी तो आप ही को सॉल्व करनी पड़ेगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कोई आपको गाइड कर दे, तो मैं आई एम एक्टिंग एज अ गाइड, दैट्स ऑल। क्योंकि प्रॉब्लम आपकी है, लड़ाई आपकी, लड़ाई आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी, राज नहीं आएगा आपके लिए लड़ने। तो वो है, तो उसी तरीके आई एम हेल्पिंग यूथ। जैसे आजकल लोगों की थोड़ी हेल्प हो जाती है कि कौन सा करियर चूज़ करना है, उसमें हेल्प कर रहा हूँ, या कोई कुछ करियर में कुछ इशू चल रहा है या कोई पर्सनल इश्यूज हैं, तो उसमें हेल्प है। तो कितने लोगों को अब तक गाइड कर चुके हैं? ज़्यादा नहीं, मे बी 200 के आसपास। ये भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। नहीं मतलब मेरे लिए नहीं, मतलब आपको लगता है कि जो अचानक से मेरे साथ चीजें हुई, अरे ये क्या हो रहा है, अरे अब क्या करूं, हाँ, उन सब चीजों से वो बच जाए। हाँ, तो एक थॉट क्लैरिटी आ जाए लोगों में ना, कि मतलब बजाय कि उस मोमेंट में फ्रीज हो जाए, तो एक डिसीजन लेने में मतलब उनका एक माइंडसेट बन पाए, थॉट क्लैरिटी रहे, कि ये ना हो कि भाई अब क्या हो गया, अब मैं क्या करूँ। मतलब जैसे हमारे साथ हो, अब ऑपरेशन में कुछ हुआ, हम ये नहीं सोच सकते ना कि अब क्या करना है। भाई वहाँ तो आपको रिएक्ट करना है, रिएक्ट नहीं किया तो ज़्यादा नुकसान है। रिएक्ट करेंगे, गलत होगा सही होगा तो बाद की बात है, पर रिएक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये सवाल भी एक बहुत रहता है लोगों के जहन में कि अगर हम फौज में जा रहे हैं, अब ओवरऑल फौज की बात कर लेते हैं, फौज में हम जा रहे हैं, तो अगर हम VRS ले लें या आफ्टर रिटायरमेंट, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? ओके, सी वो डिपेंड करता है कि जब आप फौज में रहे हैं तो आपने किस किस तरह की स्किल्स को डेवलप किया है। ठीक है, जैसे चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ ताकि उससे थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। तो मेरे पास स्किल्स हैं एज ए इंस्ट्रक्टर की। तो मैं अगर लेट्स से कुछ लोगों को ट्रेन करना है, बहुत सारी चीज़ों को मैं ट्रेन कर सकता हूँ। लेट्स से अर्बन वार रूम इंटरवेंशन वगैरह हो गया, एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन हो गया जो VIP सिक्योरिटी बोलते हैं, प्लस मैं आई कैन लुक आफ्टर ऑपरेशंस ऑफ अ कंपनी ऑल्सो। ठीक है, और जो एक होता है ना कि रिस्क मैनेजमेंट वाला, जो मैं एक्चुअली खुद काम कर रहा हूँ, तो आई कैन वर्क इन दैट ऑल्सो। सो अब जैसे लोग जो NSG SPG इससे जाते हैं तो उनके पास ऑप्शंस होते हैं, जैसे काफ़ी लोग जाते हैं रिलायंस और अदानी में, इनकी पर्सनल सिक्योरिटी वगैरह में, उसमें जाते हैं। नहीं तो अदरवाइज कुछ काफ़ी सारे लोग हैं, कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह करके ऑपरेशंस में चले जाते हैं, सिक्योरिटी लॉस प्रिवेंशन में चले जाते हैं, और काफ़ी लोग बिजनेस डेवलपमेंट वगैरह में चले जाते हैं। अच्छा। जिनका कुछ स्किल्स होते हैं बोलने के, उस तरीके। पॉइंट इज दैट कि वो आपको डिसाइड करना है कि आपका नीश क्या है, आपकी किस में आपको ज़्यादा सुटेबल है। तो देखिए काम कोई अच्छा बुरा नहीं होता, वो आपकी स्किल की। मैं बोलूँ कि यार मुझे पसंद है
कुछ क्रिएटिव काम करना और मैं आपको दे दूँ ये लो जी फॉर्मूला, आप इस पर बैठ के काम करते हो, तो वो नहीं, वो आपको खुद अपना नीच डिसाइड करना, उसके ऊपर आपको स्किल डेवलप करनी है। पॉइंट ये है कि ऑप्शंस हैं, थोड़ा मे भी हो सकता है कि आपको 1-2 महीने लगे, 3 महीने लगे, बट यू विल लैंड अप समवेयर। ऑप्शंस हैं मतलब, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो स्कोप है। एक बात और जो आम लोगों की तरह ही मेरे जहन में आ रहा है, हम लोग देखते हैं बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके साथ में कुछ बाउंसर्स होते हैं, और बाउंसर्स वो ऐसे हट्टे कट्टे बॉडी वाले, वो बड़े बड़े डोले शोले, और जब हम ऐसे देखते हैं किसी वीवीआईपी पॉलिटिशियंस के साथ में, जैसे पीएम हो गए, सीएम हो गए, तो जो सिक्योरिटीज़ होते हैं वो एकदम लीन थिन और फिटेड सूट बूट में, काले चश्मे में होते हैं। तो अगर इनको कंपेयर करें ताकत के हिसाब से, तो कौन ज़्यादा ताकतवर होता है? ताकत के हिसाब से ये है कि भाई हो सकता है बाउंसर ज़्यादा ताकतवर हो, बट पॉइंट कैसे वाला? पटकने वाला? हाँ, पटकने वाला, उठा के ले जाने वाला, उसमें। पर पॉइंट क्या है ना कि जो स्किल जो रिक्वायर्ड है ना, जो आपको बोलते हैं ना कि एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन बोल रहे हैं कि या प्रॉक्सिमिटी सिक्योरिटी वाली उसमें बोल रहे हैं, उसमें आपको स्किल चाहिए। वहाँ पर ताकत ये नहीं कि आपको लोगों को उठा के फेंकना, आपका वो काम है ही नहीं। आपका काम है वीआईपी को सिक्योर करना। मैं इतना लंबा चौड़ा शरीर ले, फॉर एग्जाम्पल, देखिए आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद बाउंसर एंड एवरीथिंग, बट पॉइंट क्या है कि उनका काम अलग है, वो अलग ही काम के लिए, वो एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन का पार्ट नहीं कर सकते, बिकॉज एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन में क्या है कि रिस्क असेसमेंट हो गया, रूट सैनिटाइजेशन हो गया, ठीक है, वीआईपी को कोई कंटीजेंसी, दुनिया भर की कंटीजेंसी होती है, उसमें कैसे इवैक्यूएट करना है, वीआईपी के साथ कैसे चलना है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें हैं, उनके लिए ट्रेनिंग लगती है, ठीक है। बाउंसर क्या है? बाउंसर एक्ट एज अ डेटरेंस, बट जहाँ व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल जो स्किल वाली बात है, वहाँ पर हम जैसे लोग ही काम आते हैं, लीन थिन वाले टाइप। कैसे मतलब किस चीज़ में कंपटीशन में आगे निकल जाते हैं? थोड़ा सा और इसे डिफाइन कर दीजिए, इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुझे लगता है कि जो बाउंसर्स हैं, हो सकता है कि एज अ जो वो फिजिकली ऐसे स्ट्रांग होते हैं कि किसी को रोक लिया, घेरा बना लिया या पीछे पुश कर दिया, बट अगर भागने की या पैनी नजर इधर उधर रखने की बात आएगी, पैनी नजर हो सकता है वो भी अच्छे हो, हाँ, बट ये कि जो हमारा है कि इवैक्यूएट करना है। बट जो बाउंसर्स है ना, जैसे मैंने कहा कि कहीं जोक हो रहा है, कोई बात हो रही है, तो वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, हंसने लगेंगे, बट आप दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ बाउंसर एंड अ एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट। तो वो क्या है कि बाय ट्रेनिंग वी बिकम मोर प्रोफेशनल, हमें पता है कि हमारा काम क्या है, वी डोंट हैव टू मिंगल विद वीआईपी और उसके लोगों के साथ, ठीक है। और हमारा जो देखो, जो फॉर एग्जांपल जो नॉर्मल फौज का काम है, दैट इज ऑफेंसिव, मारना है, राइट, छोड़ना नहीं। एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन में क्या काम है कि आपको बचाना है, मारना नहीं किसी को। लेट्स से मैं वीआईपी को लेके जा रहा हूँ, कोई इंसिडेंट हो गया, तो मुझे मतलब नहीं कि उसने थप्पड़ मारा, क्या किया, मुझे पहले वीआईपी को बचाना है, और बाउंसर क्या करेगा, मारने लग जाएगा उसको। मेरी यहाँ पे प्रायोरिटी क्या है कि भाई दूसरा थप्पड़ ना पड़े, कोई और ना मार दे, तो तुरंत वहाँ से बचा के निकालना। आपने देखो, कोई भी देख लो कि इवन यूएस प्रेसिडेंट का देख लो कि वो क्या करते हैं, तुरंत बचा के निकालते हैं उसको, किसी का भी हो, कहीं भी कुछ हो, वो निकालते हैं। जो किसने कुछ क्या किया, वो वहाँ पर जो और लोग हैं वो डील करेंगे। आपका काम वीआईपी को बचा के लेना, वो वीआईपी को बचाना, वॉक अबाउट ड्रिल्स, टैक्टिकल स्किल्स वगैरह, वेपन कैसे यूज करना है, कैसे शूट करना है, कहाँ पे शूट करना है, तो दीज थिंग कम विद अ ट्रेनिंग, तो ये फर्क रहता है। अच्छा, अब एक और सवाल, इस प्रोफेशन में रहते हुए जब वापस से फैमिली के बीच रहने लगे, तो वो फौजी दिल में जिंदा रहता है, अपनी फैमिली को लेकर भी उतने ही प्रोटेक्टिव आप हैं, वैसे ही नजर रखते हैं आसपास? नहीं, वो तो मैंने आपको बताया ना कि रिफ्लेक्सेस ऐसे बन जाते हैं ना कि आप हमेशा थोड़े से वो रहते हैं कि अटेंटिव टाइप्स ना, कि अच्छा कहाँ पर एग्जिट एंट्री पॉइंट्स है, अच्छा यहाँ पर कुछ हो गया तो कैसे क्या करना है, उस तरह वो थोड़ा सा एक इनबिल्ट वो हो ही जाता है। और ये मैंने बताया ना कि ये चीज़ें थोड़ी बहुत हार्डली इनग्रेंड है, तो वो मुझे लगता है अगर वो जाएंगे भी तो बहुत धीरे धीरे जाएंगे। मैं तो अभी तो 2-2.5 साल ही हुए, तो इतनी जल्दी तो नहीं जाएंगे। नहीं, तो कभी ऐसा होता है कि फैमिली के साथ में कहीं जा रहे हैं आउटिंग पर, किसी ने कोई बदतमीजी कर दी या कुछ वहाँ लफड़ा हो गया, तो उसे वहाँ 2 हाथ आजमा लिए, ऐसा होता है? नहीं, मतलब ऐसे यूजली मैं तो चाहता नहीं कि ऐसा कुछ हो, बट ये कि पहले तो यार आपको अवॉइड ही करना है। अगर भाई अब नहीं मान रहा है तो फिर तो हो जाए, फिर तो 2-2 हाथ। हुआ है? नहीं, हुआ नहीं, अभी तक नहीं हुआ, पर हो सकता है। यू नेवर नो, कौन सर फिर आपसे आगे बैठ जाए, किसी को अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी होती है, बट वो है कि मतलब मुझे तो ऐसा लगता है करना ही क्यों है, ठीक है यार, गलती तेरे से होगी, मैं सॉरी बोलूँगा, देयर इज नो पॉइंट ऑफ फाइटिंग, राइट। आपने जो गन्स की बात कही और गन पाउडर की बात की, मिस करते हैं उसे? बिल्कुल, वेरी मच, मतलब आई स्टिल मिस माई यूनिफॉर्म, आई स्टिल मिस माई गन्स एंड जो फायरिंग है वगैरह। तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे बहुत सुना था हमने कि जो रिटायर्ड फौजी हैं उन्हें रिकॉल किया जा रहा है या वापस से शामिल किया जा सकता है अगर ये लंबा खिंचता है, तो आप
जाना चाहेंगे हाँ इस तरह के मैं ऑपरेशन? वही बोला ना कि ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली, मतलब मैंने आपको बताया ना कि अगर वो ऑफ सिंदूर हुआ तो मुझे लगा कि यार शिट, नौकरी जल्दी छोड़ दी। तो मतलब वो जो अंदर का फौजी है वो हमेशा जिंदा रहता है वो ना तो यार ऐसा है देश कि के लिए। मतलब बिल्कुल रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इतना कुछ नहीं कर पाए तो फिर आप क्या ही जिए। यू नेवर नो कि आप सड़क पर चलते फिरते मर जाए। हाँ। जब मरना है तो थोड़ा ढंग से मरो ना फिर आप। तो वो है। और फौज में स्पेसिफिकली कोबरा ये सब करने के बाद तो ये हो गया है कि लाइफ को लेकर कोई सर्टेनिटी नहीं है। हाँ। कब आपका नंबर आ जाए तो इस बेटर है कि एंजॉय वो है। अच्छा, अंत में चूंकि जब भी गांव देहात की साइड जाना होता है ना, वो जो गांव के लड़के होते हैं कम उम्र वाले, वो ऐसे सड़क के किनारे किनारे दौड़ रहे होते हैं सुबह के अंधेरे में भी। राइट। वो बड़ी तैयारी कर रहे होते हैं, बड़ा जोश है, और इतना गांव के लड़कों में इतना मैंने कहीं देखा नहीं। तो जो युवा फौज में जाना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए राज जी का एक मैसेज। मेरा मैसेज यही है कि देखो, लाइफ इज़ ऑल अबाउट फेलियर्स एंड सक्सेस। हो सकता है आपको 1-2 बार फेलियर्स मिले, और ये भी हो सकता है कि शायद जिस चीज़ के लिए आप एस्पायर कर रहे हैं वो शायद ना भी अचीव कर। हाँ। बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई मुझे ए नहीं मिला तो मेरे लिए सब कुछ खत्म है। हो सकता है ए से अच्छा आपके लिए बी भी प्लान है। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि हाँ, जो आपका एस्पिरेशन है उसके लिए आप पूरा एफर्ट डालो। हाँ। इतना एफर्ट डालो कि आपको ये लगे कि हाँ भाई दिस इज वॉज माई बेस्ट। ये ना रहे कि नहीं यार मैं थोड़ी सी यहाँ कमी छोड़ दी। जिस दिन इस फीलिंग के साथ एफर्ट डालोगे देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी कि आपको सिलेक्शन हो ही जाएगा। इन वर्स्ट के सिनेरियो आपको किसी रीजन से नहीं हो पाता है, तो आप ये ध्यान रखना, जो आपका ये प्रोसेस है ना फेलियर वाला, आपको सिलेक्शन नहीं हुआ, दैट विल मेक यू मच मोर बेटर, वाइजर एंड मैच्योर पर्सन। वो आपका ये एक्सपोजर दूसरी जगह काम आएगा और आप दूसरी जगह जाके वंडर्स कर सकते हो। तो मेरा यही मैसेज है कि निराश नहीं होना। चीज़ें शायद हो सकता है ये आपके लिए ना बनी है, मेरे लिए अभी कहना आसान है बिकॉज मैं वहाँ चला गया, बट दिस इज द एक्चुअली रियलिटी ऑल्सो। मैं बोलूँ कि भाई मैं बनूंगा तो फौजी बनूंगा, नहीं तो मेरा जीने को फायदा नहीं। भाई दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द हाउ लाइफ वर्क्स। मतलब वो ये ना कि व्हेन यू आस्क फॉर टैंगरीज लाइफ गिव यू ऑरेंजेस। तो उस तरह का है कि हो सकता है आप मांग ये रहे हो, भगवान आपको ये दे दे। हो सकता है कि आप एक बार ट्राई तो कर, हो सकता है वहाँ पर बहुत अच्छा हो आपके लिए। तो ये बहुत पॉजिटिविटी है आपके माइंड में और बहुत क्लैरिटी भी है, और मुझे लगता है जो व्यूअर्स हमें सुन रहे होंगे और ख़ास तौर से जो फौज में जाने की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए ये इंटरव्यू बड़ा काम आने वाला है। आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत पॉजिटिविटी भी मिली है, तो उसके लिए स्पेशल थैंक यू। थैंक यू सो मच।